तो नमस्ते छात्रों। तो ऑनलाइन अध्यापन में आज का घटक जो 8वीं 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, व्याकरण का घटक है। और कारक, ये जो कारक होते हैं, इन कारकों के बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। तो हिंदी भाषा का व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण घटक है कारक। तो ये कारक क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनकी विभक्तियाँ क्या होती हैं, कारक चिन्ह क्या होते हैं और कारक किसे कहते हैं, इन कारकों के बारे में सब जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बता देने वाला हूँ। क्योंकि आप जो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि कुछ छात्रों को यह समस्या आती है कि उनके पास मोबाइल नहीं रहता, नेट का प्रॉब्लम होता है, इसलिए जूम मीटिंग पर कुछ दिक्कत आने लगी। कुछ छात्र कम, 3-4 छात्र ही जुड़ने लगे। तो मैंने ये सोचा कि अब वीडियो के माध्यम से आपके संपर्क, आपके संबंध, आपके साथ रहो, जो कि आपको कोई दिक्कत ना आए और आपको इन ऑनलाइन अध्यापन में आसानी हो। इसलिए मैं अब से वीडियो ही बनाकर आपको भेजने वाला हूँ। तो छात्रों देखिए कि यह वीडियो आप कब भी देख सकते हैं और देखने के बाद सिर्फ ये कीजिए कि मुझे इन्फॉर्म कीजिए, सर ये मैंने देखा है और इसमें मुझे ये दिक्कत है, तो मैं आपको फिर फ़ोन पर आपको विस्तार से समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने घटक की ओर, व्याकरण कारक। देखिए देखिए छात्रों, कारक समझने के बाद ये जो मैंने आपके स्क्रीन पर जो कुछ शब्द है, ये शब्दों को देखिए जरा। लक्ष्मण, भाई, श्री राम, अयोध्या, श्रीलंका, जाकर, सीता, रावण, बाण, मारा। देखिए कुछ शब्द है, इससे आपको अर्थबोध होता है क्या? तो इससे कोई अर्थबोध नहीं होता है, सिर्फ शब्द है जो आपको दिखाई देते हैं। देखिए आप ये वाक्य देखिए छात्रों, तब क्या हो गया? लक्ष्मण के भाई श्री राम ने अयोध्या से श्रीलंका जाकर सीता के लिए रावण को बाण से मारा। लक्ष्मण के भाई श्री राम ने अयोध्या से श्रीलंका जाकर सीता के लिए रावण को बाण से मारा। तो अब यह वाक्य जो हम पढ़ते हैं, तो इससे हमें कुछ निश्चित अर्थ क्या होता है, बोध होता है। देखिए, जो कि मैंने पहले आपको बताया था कि लक्ष्मण भाई श्री राम अयोध्या श्रीलंका जाकर सीता रावण बाण मारा, ये जो पहले कुछ शब्द थे, और अब आप उन शब्दों को क्या लगा है, उन शब्दों के बीच विभक्ति आई है। देखो, लक्ष्मण का भाई श्री राम ने अयोध्या से श्रीलंका जाकर सीता के लिए रावण को बाण से मारा, है ना? तो ये का, ने, से, के लिए, को, से, ये जो प्रत्यय संज्ञा या सर्वनाम के आगे लगे हैं, उन प्रत्ययों के कारण इस वाक्य को एक निश्चित अर्थबोध होता है, निश्चित अर्थ प्राप्त होता है। देखिए ये वाक्य भी जरा छात्रों गौर से देखिए। उसने पत्र लिखा, गीता ने उसी को कहानी सुनाई, करामत यहां से वहां चला गया, पंछी पेड़ पर बैठे हैं। रामस्वरूप उमा के पिता थे। यो ने, को, से, पर, के, ये जो कुछ जुड़ने वाले संज्ञा या सर्वनाम को जुड़ने वाले जो कुछ प्रत्यय हैं, उन पर गौर कीजिए। देखिए ना, ये जो विभक्तियां हैं, कौन सी विभक्तियां? ने, को, से, ऐसी जो विभक्तियां लगने पर लगती हैं संज्ञा या सर्वनाम को, है ना, ये लगने पर वो जो संज्ञा सर्वनाम के, संज्ञा या सर्वनाम और उसके लगने वाली विभक्तियां, इन दो मिलकर क्या होता है, एक कारक पद बनता है ना? ये कारक पद बनता है। राम से, राम ने, हाँ? तो राम ने क्या बन गया, कारक पद बन गया, है ना?
इसे कारक पद कहते हैं। और इन विभक्तियों के संयोग से बने कारक पदों के कितने प्रकार है छात्रों? 8 प्रकार। व्याकरण में इन विभक्तियों के संयोग से जो शब्द बनते हैं उन्हें हम कारक पद कहते हैं। और इन कारक पदों के कितने प्रकार है? 8 प्रकार हैं, जिनके वाक्यों में अपने विशिष्ट अर्थ होते हैं। ये प्रकार उनके विशिष्ट अर्थ के अनुसार ही यह प्रकार तय किए हुए हैं, निश्चित किए हुए हैं। ये जो 8 प्रकार है, ये कारक पदों के कितने प्रकार है? 8 प्रकार है। इन 8 प्रकारों को विशिष्ट नामों से नवाजा गया है। यानी 8 प्रकार के कुछ विशिष्ट नाम रखे हुए हैं, इन्हें ही कारक कहते हैं, कारक के प्रकार कहते हैं। अब कौन से हैं ये प्रकार? तो देखिए चार्ट में कारक का प्रकार लिखा है 1 से 8 तक, फिर चिन्ह दिए हैं और फिर विभक्तियां, इसे कौन सी विभक्ति कहते हैं यह भी आपको दिया हुआ है। तो ये चार्ट पहले हम समझ लेते हैं। तो पहला प्रकार है, पहला कारक का प्रकार है कर्ता कारक, उसका चिन्ह है ने, और कभी कभी कोई प्रत्यय नहीं लगता इसलिए अशून्य लिखा हुआ है। तो इसकी विभक्ति है प्रथमा। दूसरा प्रकार है कारक का कर्म, उसका आगे जुड़ने वाला चिन्ह होता है, वह है विभक्ति है, वो है को। कभी कभी नहीं जुड़ती इसलिए यहाँ भी शून्य लिखा है। उसके उस विभक्ति का नाम है द्वितीया। तीसरा कारक का प्रकार है करण कारक, उसका चिन्ह है से, द्वारा, और उसकी विभक्ति उसे तृतीया विभक्ति कहते हैं। चौथा प्रकार है संप्रदान कारक, उसके चिन्ह है को, के लिए, इसे चतुर्थी विभक्ति कहते हैं। पंचमी विभक्ति, उसका कारक प्रकार है अपादान, उसका चिन्ह है से, है ना। छठा प्रकार कारक का जो है वो संबंध कारक, उसके चिन्ह है का, की, के, और सर, रा, री, रे, इसकी विभक्ति है षष्ठी। कारक का सातवां प्रकार है मित्रों अधिकरण, उसके चिन्ह है में, पर, और उसकी विभक्ति है सप्तमी। कारक का आठवां प्रकार है छात्रों संबोधन, संबोधन कारक, उसका चिन्ह है हे, अरे, हो, और उसे विभक्ति में संबोधन ही कहते हैं। तो छात्रों ये हुए कारकों के 8 प्रकार, है ना। तो अब हम एक प्रकार लेके उसका विश्लेषण करते जाएंगे जो कि आपके समझ में आए। तो छात्रों पहला प्रकार था कर्ता कारक, उसका चिन्ह था ने, और कभी कभी नहीं लगता इसलिए हमने शून्य लिखा था, उसे प्रथमा विभक्ति हम कहते हैं। कारकार्थ, यानी उस कारकार्थ सबसे महत्वपूर्ण बात है छात्रों, अगर आपको कारकार्थ समझ में आए तो आपको कारकीय घटक पूर्ण रूप से आपको ज्ञात हो जाएगा। उसका कारकार्थ है क्रिया को दर्शाने वाला, है ना। कर्ता, कर्ता किसे कहते हैं? जो क्रिया करता है, स्वयं जो क्रिया करने वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं, है ना। तो इस कर्ता को दर्शाने वाला, यानी क्रिया कौन करेगा उसको दर्शाने का जो काम करता है उसे हम क्या कहेंगे? कर्ता कारक कहेंगे। ये कारकार्थ जो है ये महत्वपूर्ण है, ये आप गौर से समझ लें। अगर ये जो आप क्या करते हैं गौर पर, हाँ, तो मराठी में आपको जो विभक्तियां होती है वह प्रथमा, सलाते, सलानाते, ऐसे कंठस्थ करने लगते हैं। कंठस्थ करने की कोई जरूरत नहीं छात्रों। इसके अलावा आप कारकार्थ को गौर से देखेंगे, कारकार्थ को अगर समझ लेंगे तो कारकों को पहचानने में मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्रिया को दर्शाने वाला कर्ता कारक, कर्ता कारक कैसे पहचानेंगे? हमें जिस शब्द से हम क्रिया कौन करता है इसका बोध हमें हो जाता है तो उसे हम कर्ता कारक कहेंगे। उदाहरण के माध्यम से हम इस पर गौर करेंगे। ये उदाहरण कुछ दिखे हैं वो आप जरा ध्यान से देख लीजिए छात्रों। सचिन ने छींका, उसने लड़ाई लड़ी, किशोर ने फल खा लिया, माँ ने बुलाया। अब दूसरी जो बाजू में जो है वो भी हम देखते हैं।
राम जाता है, वह मुझे भूला, हर्ष पुस्तक ले आया, मैं पानी पीने लगा। ये जो कुछ वाक्य हैं, तो देखिए यहाँ क्रिया को दर्शाने वाले का बोध हमें होता है। छींका, कौन छींका? सचिन। यानी किसने छींकने की क्रिया किसने की? सचिन ने की। लड़ाई लड़ी किसने? उसने लड़ी। फल खा लिया, किसने फल खा लिया? किशोर ने फल खाया। यानी क्रिया को दर्शाना। बुलाना, किसे बुलाना है? माँ। किसी ने बुलाया? माँ ने बुलाया। कौन कौन जाने वाला है? राम जाने वाला है। कौन भूला? वह भूला। भूलने की क्रिया किसने की? उसने की। ले आने की क्रिया किसने की? पुस्तक ले आने की क्रिया हर्ष ने की। और पानी पीने की क्रिया किसने की? तो मैंने की, है ना? आया ध्यान में? ये जो है कर्ता के साथ क्या, ये जो ने प्रत्यय आया है, कभी कभी आता भी नहीं है, तो हमें क्या ध्यान में रखना है? क्रिया को दर्शाने वाला, जो क्रिया दर्शाता है, क्रिया करता है, स्वयं क्रिया करता है, उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। आया समझ में? तो इस प्रकार ये पहला भेद है। आइए हम दूसरे भेद की ओर चलते हैं। तो छात्रों, कर्ता कारकों के प्रकार में दूसरा प्रकार जो है वो कर्म कारक है, द्वितीय विभक्ति कहते हैं, और उसका चिन्ह है को। कभी कभी चिन्ह भी नहीं लगता, लेकिन हमें उसका कारकार्थ है जिस पर क्रिया का फल पड़े, है ना? जिस पर क्रिया घटित होती है उसे हम कर्म कहते हैं, है ना छात्रों? तो दूसरा प्रकार ही हमारा है कर्म कारक। इसका कारकार्थ क्या है? जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, जिस पर क्रिया घटित होती है, उसे हम क्या कहते हैं? वह कारकार्थ होता है। देखिए, इस उदाहरण के माध्यम से यह बात हम गौर से समझते हैं। माँ बच्चों को सुला रही है, राम ने रावण को मारा, मैंने हरि को बुलाया, पिता ने पुत्र को पुकारा, शिकारी ने बाघ मारा, राम ने रोटी खाई, बच्चों ने किताब खोली, मैं कॉलेज जा रहा हूं। तो इन उदाहरणों को देखने से गौर से हम देखते हैं तो हमें चलता है जो क्रिया जो है वो क्रिया का फल सीधे जिस शब्द पर पड़ा है और उसको जो प्रत्यय लगा है उसे कर्मकारक हम कहेंगे, है ना छात्रों? सुला, सुला रही हैं, सुलाने की क्रिया किस पर, किसे सुला रही है? बच्चे को। तो सुलाना जो ये क्रिया है उसका फल किस पर पड़ रहा है? बच्चे पर। यानी बच्चों को जो ये शब्द लग गया, बच्चों को जो ये जो पद है, ये जो शब्द है वो कौन सा है? कर्मकारक। मारने की क्रिया किस पर घटित हो रही है? रावण पर। बुलाने की क्रिया किसी को बुलाया जा रहा है? हरि को। पुकारने की क्रिया किस पर घटित हो रही है? पुत्र को, पुत्र पर। यानी मारने की क्रिया किसे किसे मारा? बाघ को मारा। मारने की क्रिया किस पर घटित हुई? बाघ पर। खाने की क्रिया, राम ने रोटी खाई, इसमें खाने की क्रिया किस पर घटित, किसे खाया जा रहा है? रोटी पर। खोलने की क्रिया किताब पर। और जा रहा हूं, कहा जा रहा हूं? कॉलेज जा रहा हूं। जाने की क्रिया किस पर घटित हो रही है? कॉलेज शब्द पर। तो यह जो है जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, जिस पर क्रिया घटित होती है, ऐसे शब्दों को, ऐसे पदों को हम कौन सा कारकों के प्रकार में? नहीं तो कर्म कारक इसे हम कहेंगे। देखिए छात्रों, तीसरा कारक का जो प्रकार है वो है करण कारक, और उसका चिन्ह है से, और विभक्ति में उसे तृतीया विभक्ति कहते हैं, और उसका कारकार्थ है क्रिया का साधन, है ना? करण कारक क्या दिखाता है? क्रिया कर किस साधन से हम वह क्रिया करेंगे, है ना? किसके जरिए, किसके माध्यम से वो क्रिया घटित होगी, यानी क्रिया का साधन क्या होगा इसका पता हमें चलता है, और उसे से प्रत्यय लगता है, से विभक्ति लगती है, तो चिन्ह लगता है, तो हम उसे करण कारक कहते हैं। तो कभी कभी से के बाद ये भी बात ध्यान में रखने योग्य है कि अन्य कारक चिन्ह भी अच्छे लगते हैं। द्वारा, के जरिए, के साथ,
के बिना, यह कभी कभी यह भी जो कारक चिन्ह है वो संज्ञा सर्वनाम को लगते हैं, लेकिन कारकार्थ यहाँ महत्वपूर्ण है। क्रिया का साधन का बोध जहां हमें होता है वह करण कारक, करण कारक यानी क्रिया, कर्ता कारक में कर्ता, कर्म कारक में हमने देखा। उसी तरह करण कारक का कारक अर्थ है क्रिया का साधन, कर्म कारक का कारक अर्थ है जिस पर क्रिया घटित होती है, और कर्ता कारक का कारक अर्थ है क्या हमने देखा कि जो क्रिया करता है। तो हम यहाँ देखते हैं, यह उदाहरण के माध्यम से यह बात हम और अच्छी तरह से समझते हैं। हम आंखों से देखते हैं, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, बाघ तीर से मार दिया गया, यह काम मुझसे न सधेगा, उसके द्वारा कथा सुनी थी, घर पर आपके जरिए पता चला। तो देखिए ये उदाहरण, हम देखते हैं, ये देखना ये क्रिया है, तो देखते हैं, देखने का साधन क्या है, हमारी आंख है। वृक्ष काटता है तो किससे वृक्ष काटने का साधन है, कुल्हाड़ी, है ना। बाघ मारने की क्रिया है, किससे मारेंगे बाघ को, हम तीर से मारेंगे, तो तीर क्या है, साधन है। यह काम मुझसे न सधेगा, काम सधना ये क्रिया है, किसके द्वारा सधने वाला है, मुझसे, यानी मैं क्या हूं, साधन हूं। कथा सुननी है, सुनना ये क्रिया है, तो किसके द्वारा, उसके द्वारा, यानी कथा सुनने का माध्यम, कथा सुनने का साधन कौन है, तो वह है ना। घर का पता चलाने का जो साधन है वो कौन है, आप है। आपके जरिए, आपके माध्यम से, आपके सहायता से मुझे घर का पता मालूम होने वाला है। यानी जो क्रिया का साधन है, जिस साधन से क्रिया घटित होती है, क्रिया घटने का साधन का बोध जिन शब्दों से में होता है, वह करण कारक वह होता है। आए ध्यान में। देखिए चौथा प्रकार है कारक का, वो है संप्रदान, प्रदान यानी किसी को देना, है ना। तो उसके चिन्ह जो है को और के लिए, इसे चतुर्थी विभक्ति कहते हैं। तो उसका कार्यकार्थ जो है छात्रों, महत्वपूर्ण बात है, किसी के लिए किया होना, यानी क्रिया का उद्देश्य। यहाँ क्रिया का उद्देश्य हमें होता है, यानी किसके लिए हम क्रिया घटित होने वाली है ना। दूसरों प्रदान करना, यानी दूसरों की क्रिया खुद के लिए नहीं होती, दूसरों के लिए ही होती है। जो क्रियाएं जो होती है वो दूसरों के लिए होती है, उसे हम संप्रदान यानी प्रदान यानी देना, संप्रदान दूसरों को देने के लिए, दूसरों के लिए जो क्रिया घटित होती है, उसे को और के लिए जो विभक्ति चिन्ह लगते हैं, ऐसे को हम संप्रदान कारक कहेंगे। उदाहरण के माध्यम से ही बात हम फिर से समझ लेते हैं। तो शिष्य ने गुरु के लिए कुछ किया, गरीब को धन दीजिए, हरि मोहन को रुपए देता है, उसने लड़के को मिठाइयां दी, माँ ने बच्चों को खिलौने खरीदे। देखिए ये क्रिया का उद्देश्य, यानी क्रिया जो घटित होती है वो दूसरों के लिए होती है ना। शिष्यों ने कुछ किया, किसके लिए किया, गुरु के लिए किया। तो यहाँ गुरु संख्या के लिए ये जो है वो विभक्ति प्रत्यय लगा है। धन देने की क्रिया किसके लिए धन है, गरीबों के लिए है। रुपए किसके लिए है, मोहन के लिए है। मिठाइयाँ खरीद किसके लिए है, देनी है, लड़के के लिए देनी है। खिलौने खरीदे हैं किसके लिए, बच्चे के लिए, बच्चों के लिए। तो ये जो क्रिया होती है वो दूसरों के लिए होती है। क्रिया का उद्देश्य हमें इसे पता चलता है, तो इसे हम संप्रदान कारक छात्रों कहते हैं। तो पांचवा प्रत्यय है छात्रों अपादान, अपादान कारक, और उसका चिन्ह है छात्रों से, और यहाँ पंचमी विभक्ति से कहते हैं। और उसका कारकार्थ, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात वो यह है कि अलग होने का भाव प्रकट होता है। अलगाव यानी एक दूसरे से दूरी, यानी एक दूसरे से अलग होना, इसे हम अलगाव कहते हैं। एक दूसरे से दूर जाना, यानी एक से अलग होने का भाव यहाँ प्रकट होता है। और
उसे से चिन्ह लगता है संज्ञा या सर्वनाम को, तो ऐसे कारक पद को हम क्या कहेंगे, अपादान कारक कहेंगे। यानी अलगाव प्रकट होने का भाव जहां होता है वहां अपादान कारक होता है। उदाहरणों के माध्यम से ही बात हम गौर से सुनते हैं। हिमालय से गंगा निकलती है, घड़े से पानी रिसने लगा, बिजली छत से कूद पड़ी, चूहा बिल से बाहर निकला, धूला घोड़े से गिर पड़ा, पेड़ से पत्ती गिरी, है ना। वो गंगा पहले कहा थी हिमालय में, अब वो हिमालय से गंगा और हिमालय एक साथ थे, वो हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से अलग होती है ना। घड़े से पानी रिसने लगा, पानी कब कहा था, घड़े में था, अब घड़े से पानी रिसने लगा, घड़े से पानी रिसने लगा यानी घड़े को छोड़कर घड़े से अलग होने लगा, है ना, आता है ध्यान में। बिल्ली छत से कूद पड़ी, पहले बिल्ली कहा थी छत पर थी, अब छत से कूद पड़ती है, तो छत से वो अलग होती है ना, अलगाव। चूहा बिल से बाहर निकला, चूहा पहले कहा था तो बिल में था, अब बिल से वो चूहा बाहर निकलता है, बिल एक तरफ रहेगा और चूहा एक तरफ, बिल से वो अलग होगा। दूल्हा घोड़े से गिर पड़ा, पहले दूल्हा कहा था घोड़े पर था, अब घोड़े से गिर पड़ता है तो घोड़े से वो अलग होता है, अलगाव यहां दर्शाता है। पेड़ से पत्ते गिरे, पत्ते कहा थे पेड़ पर थे, अब पेड़ से पत्ता टूटकर फिर गिरता है, यानी पेड़ से वो अलग होता है। इस तरह का अलग होने का भाव जहां प्रकट होता है वहां अपादान कारक होता है ना। चाहे तो देखिए करण कारक का प्रत्यय भी से है, अपादान कारक का प्रत्यय भी से है। आप यह गलत करते हैं, करण कारक में क्या होता है, साधन का बोध होता है, तो अपादान कारक में क्या होता है, अलगाव दिखाई देता है। गौर करने की बात है छात्रों। अगला प्रकार है छात्रों, छठा प्रकार जो है वो ये है कि संबंध कारक, और उसके चिन्ह हैं का, की, के, और सर्वनामों के साथ लगने वाले जो कुछ प्रत्यय है वो है रा, री, रे, इसे षष्ठी विभक्ति कहते हैं। और छात्रों कारकार्थ जो गौर करने की बात है, जो एक शब्द का दूसरे से संबंध जोड़े, संबंध कारक उसका अर्थ ही है एक शब्द का दूसरे शब्दों के साथ जो संबंध जोड़ने का कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं छात्रों, संबंध कारक कहते हैं। देखिए इन उदाहरणों के माध्यम से ये बात हम गहराई से देखेंगे। सीता का भाई आया है, रहीम की चद्दर गीली है, यह कुत्ता राम का है, यह मोहन का घर है, मेरा घर दिल्ली में है, राजा दशरथ के 4 बेटे थे। देखिए भाई सीता और भाई का संबंध ये किसका ने जोड़ दिया है, तो यहाँ संबंध जोड़ता है। रहीम और चद्दर का संबंध देखिए है ना, उसका और कुत्ते का और राम का संबंध, मोहन का और घर, इन दोनों का संबंध है ना, दिल्ली और घर मेरा संबंध है ना, दशरथ और 4 बेटों का संबंध है ना। ये जोड़ने का कार्य का, की, के इन विभक्ति प्रत्ययों ने किया है, इन कारक चिन्हों ने किया है, तो इसे हम क्या कहेंगे, संबंध कारक कहेंगे। उसका कारक अर्थ है जो एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध जोड़ने का काम जो करने वाले, जो का, की, के सर्वनाम के साथ हमेशा आने वाले रारी रे जो शब्द होते हैं, इनके माध्यम से ये जोड़ता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, संबंध कारक कहेंगे। आए ध्यान में। महत्वपूर्ण बात है, करण कारकों का 7वां जो प्रकार है वो प्रकार है अधिकरण कारक, और उसके विभक्ति चिन्ह है में और पर। उसके कारकार्थ है क्रिया के आधार, किसके आधार पर क्रिया घटित होती है, क्रिया का स्थान का ज्ञान जब होता है तो उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। यही बात हम उदाहरणों के माध्यम से गौर से देखते हैं छात्रों। राम मैदान पर भाग रहा है, मनमोहन छत पर खेल रहा है, दुकान पर कोई नहीं था, नाव जल में तैरती है, गाड़ी सड़क में खड़ी है,
पंछी पेड़ में गाते हैं। देखिए जरा गौर से इन अधोरेखांकित शब्दों की तरफ हम देखते हैं तो ये क्या है, स्थान का दर्शन, स्थान का ज्ञान हमें इनसे होता है। अधिकरण कारक क्या करता है, स्थान का ज्ञान यानी क्रिया का आधार बताता है। ये जो भागने की क्रिया है वह कहाँ हो रही है, मैदान पर, स्थान का बोध है ना। मैदान के आधार से हम भाग जाएंगे। खेल रहना, कहाँ खेलना है, छत पर है ना। कहाँ कोई नहीं था, दुकान पर, स्थान कहाँ है, कोई नहीं होने का स्थान कहाँ है, दुकान। तैरने का आधार क्या है, जल है ना, तैरने का स्थान कहाँ है, जल। खड़े होने का आधार सड़क है ना। गाड़ी कहाँ खड़ी है, सड़क में, स्थान का बोध होता है। पंछी गाते हैं कहाँ, पेड़ में, पेड़ के आधार से, कहाँ का स्थान का दर्शन। इस प्रकार अधिकरण कारक क्या करता है, हमें क्रिया के स्थान का ज्ञान कराता है। स्थान का, क्रिया के आधार, जिसके आधार से क्रिया घटित होती है, आधार का बोध होता है ना। मैदान के आधार पर भागता है, छत के आधार पर खेलते हैं, दुकान पर कोई नहीं। स्थान का बोध यानी क्रिया के आधार का बोध जहाँ होता है और उसे ने और पर कारक चिन्ह लगते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, अधिकरण कारक हम कहते हैं। छात्रों, कारक का जो अंतिम भेद है वो है संबोधन कारक है ना। तो उसके चिन्ह हैं हे, अरे, हो है ना। तो उसे संबोधन विभक्ति कहते हैं। तो कारकार्थ क्या है, जिससे किसी को पुकारा जाए, जिससे किसी को पुकारा जाए है ना। हम किसी को पुकारते हैं है ना। उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। हे श्याम इधर आओ, अरे तुम क्या कर रहे हो, हे ईश्वर हम पर दया करो, अरे बच्चों यह देखो है ना। जहां विस्मय आदि बोधक चिन्ह आता है, छात्रों गौर से देखने की, जो ट्रिक मैं बता रहा हूं, जहां विस्मय आदि बोधक चिन्ह होता है वहां संबोधन कारक होता ही है ना। ये आसान तरीका है। तो उसका कारक किसी को पुकारा जाए तो कौन सा कारक होगा, संबोधन। हम किसी को संबोधित करते हैं, संबोधन करते हैं है ना। तो उसे हम क्या कहेंगे, हे श्याम इधर आओ। शाम को संबोधन किया है, अरे तुम क्या कर रहे हो, दूसरों को हम संबोधित करते हुए क्या कर रहे हो। ईश्वर से संबोधन, ईश्वर हम पर दया करो। अरे बच्चों यह देखो, बच्चों को हम संबोधित कर रहे हैं। तो ऐसे कारकों को हम क्या कहेंगे, संबोधन कारक कहेंगे। इस प्रकार हमने 1 से लेकर 8 तक सभी कारकों का बारी बारी से क्रमवार क्या किया है, विश्लेषण किया है। तो छात्रों हमने देखा 8 प्रकार जो हैं उसकी तालिका मैंने पहले भी आपको बताई थी। देखिए जरा गौर से, यह कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक, ये जो 8 प्रकार आपको कंठस्थ करने होते हैं। तो कैसे कंठस्थ करेंगे, कैसे ध्यान में रखेंगे है ना। तो इसकी एक छात्र एक बहुत ही अच्छी ट्रिक, एक अच्छा तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूं है ना। छात्र आपको मालूम है, आप अगर एक 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 फूल अपने हाथ में लेके, कितने फूल, 10-12 फूल आप हाथ में ले सकेंगे है ना। और उससे भी अधिक फूल आप हाथ लेने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, हाथ से वो फूल गिर जाएंगे। तो हमें क्या करना है, इतने फूल अपने हाथ में लेकर हमें अगर दूसरों के साथ जाना है तो क्या करेंगे हम, और फूल हाथ से गिरते हैं, एक गिरेगा दूसरा गिरेगा, जितना बचाए उतना ही ले जाएंगे। तो एक तरीका हमें मालूम होना चाहिए कि हम ले तो जाना है और लेकिन एक भी नहीं गिरना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसकी माला बनाएंगे, सुई और धागे का प्रयोग करेंगे। और जब ये हम फूलों की माला बनाएंगे, कितने ही फूल हो जाए हम आसानी से ले जा सकते हैं ना। उसी प्रकार ज्ञान की बात है छात्रों, हमें तो ध्यान में रखना है कि 8 फूल हमें ले जाने हैं, 8 प्रकार हमें कंठस्थ करने हैं। तो इस प्रकार जो यह जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ हिंदी के लिए, कारकों के लिए नहीं है छात्रों। जब आप पढ़ाई करते हैं आपको कुछ मद्दे निकलते हैं, उन मद्दों को आप ध्यान में रखते हैं तो बाकी की बातें आपके हमेशा अपने आप ध्यान में आती है।
तो ये कैसे बनाए, यानी फूलों की माला बनाने से हम फूल नहीं गिरता, उसी प्रकार इसकी जो हम माला बनाएंगे ना तो ये हमारे ध्यान से नहीं छूटता है। तो किस प्रकार माला बनाएंगे ये भी मैं बताने वाला हूँ। देखिए यही चार्ट है, कारकों के नाम आपको ध्यान में रखना है, वही चार्ट यहाँ दिए। यहाँ मैंने क्या किया है, पहला जो शब्द है कारकों के प्रकार का वो अलग लिखा है। देखिए कर्ता का क, कर्म का क, करण का क, संप्रदान का स, अपादान का अ, संबंध का स, अधिकरण का अ और संबोधन का स, ये जो है वो अलग लिखा है। वो जो खड़ी पंक्ति है देखिए, दो दो शब्दों के मैंने गुट बनाए हैं, क स अ स अ स, है ना। तब इसके मराठी का सुंदर वाक्य बनेगा, वो आपके ध्यान में रहेगा। हम माला बनाने जा रहे हैं छात्रों। देखिए वो ऊपर से नीचे तक जो पहली पंक्ति है आप गौर से पढ़िएगा। क स अ स अ स, यानी हम ध्यान में रख सकते हैं क स अ स अ स, क स अ स अ स। ये जो बात हम ध्यान में रखेंगे, कारक के प्रकार हमें याद रखना। हम क्या 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 ध्यान में रखेंगे, क स अ स अ स, जो मराठी का जो वाक्य हम ध्यान में रखेंगे, क स अ स अ स, क स अ स अ स, यानी पहला क कर्ता कारक, दूसरा क कर्म कारक, तीसरा क करण कारक, है ना। फिर आया स संप्रदान कारक, फिर आया अ अपादान कारक, फिर से स संबंध कारक, फिर से अ अधिकरण कारक, फिर से स संबोधन कारक। यानी हम ध्यान में सिर्फ इतना रखेंगे क स अ स अ स, है ना, है ना। अच्छा ठीक है, क स अ स अ स, ये मराठी का वाक्य हम ध्यान में रखेंगे। तो कारक, कारक शब्द सुनते हैं हमें क स अ स अ स ध्यान में आ जाएगा। और हमने क स यानी कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, स संप्रदान कारक, अ अपदान कारक, स संबंध कारक, फिर अ अधिकरण कारक, फिर स संबंध। इस तरह से हम यह ध्यान में रख सकते हैं, है ना छात्रों। अच्छी ये ठीक अच्छा तरीका आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा छात्रों। और यह कारकों का जो प्रकार है यह मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। जो आपको कोई अगर आपको कोई शंका, कोई आपको समझ में ना आता है, कोई बात होती है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन पर मैं अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा। तो चलो छात्रों, आज के बाद फिर मिलेंगे व्याकरण के